गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको जीव विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि जनन है। यहाँ पे जनन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, शुरुआती जानकारी दी है। इसके बाद हम पौधों में जनन पढ़ेंगे और इसके बाद इसी क्रम में हम मनुष्य या कह सकते हैं जंतुओं में जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जनन प्रक्रिया है क्या। तो आप ये सभी जानते हैं कि सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि सभी जीवित जीव अपनी ही जैसी संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसे हम प्रजनन या जनन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जो कि जिसमें एक जीव अपने ही समान एक छोटे से जीव को उत्पन्न करता है या अपनी संतानों को जन्म देता है। इस प्रकार वह कह सकता है कि अपनी पीढ़ी को बनाए रखता है, यानी मृत्यु के पश्चात उन पे यह क्षमता होती है कि अपनी पीढ़ी को वो बनाए रखे। इस प्रकार हर जीव जन्म लेता है, एक निश्चित काल तक वृद्धि करता है, प्रजनन करता है और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ये इसकी अवधि कह सकते हैं। ये पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच का जो भी समय होता है उसे हम जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। ये जीवन अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि आपके किताब में दिया हुआ है कि हाथी का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हाथी जो है ये लगभग लिखा जाता है 75 यानी 75 वर्ष तक जीता है। इसके बाद लिखा जाता है गुलाब का जो पौधा होता है वो लगभग इसका जीवन जो अवधि है, लाइफ स्पैन जो लिखा जाता है ये 10 वर्ष का होता है। कुत्ते के लिए लिखा जाता है कि ये 16 वर्ष तक जी सकता है। इसी प्रकार केले का वृक्ष जो होता है वो 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष तक ये इसका जीवन काल है या जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन है। इसी प्रकार गाय जो है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, 26 यानी 26 साल तक जीती है। घोड़ा 50 वर्षों तक जीवित रह सकता है। धान का वृक्ष हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने तक इसका जीवन काल होता है, तो ये हो जाएगा 4 महीना। इसके बाद कछुआ का दिया है 100 से 150 वर्ष तक। बरगद के बारे में हम जानते हैं काफ़ी लंबे समय तक ये इसका जीवन काल है, लगभग 300 से हम कह सकते हैं 300 से 500 तक के समय वर्ष तक। इसके बाद लिखा जाता है सिकोया एक वृक्ष होता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि सिकोया एक वृक्ष है जो लगभग 3000 वर्षों तक इसका जीवन काल लिखा गया है, जो कि जिम्नोस्पर्म में आता है। यानी ऐसे पौधे मैंने बताया था जिनमें पुष्प नहीं लगता, उनके बीज खुले होते हैं यानी फल नहीं बनता, यानी कि जो बीज होते हैं वो खुले होते हैं, नग्न होते हैं, तो इन्हें हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, जिसका यह वृक्ष है सिकोया। अब अगला है, हम जानेंगे कि प्रजनन क्यों आवश्यक है, इसके क्या कार्य हैं। तो जनन से जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता से हमारा अर्थ है कि हर जीव अपने आप में अलग है, क्योंकि यहाँ पे लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव मिलते हैं जिनसे एक नई संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि उन दोनों के लक्षण उस नई संतान में पाए जाते हैं। इसके वजह से वह अपने माता पिता के कह सकते हैं कि समान लक्षणों को लिए हुए रहता है, लेकिन वह बिल्कुल समान नहीं दिखता। तो इस प्रकार से उनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं जीव यानी कि जीवन के विकास के लिए, जैव विकास के लिए, जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है, कई करोड़ों वर्षों से चल रही है, जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं एक अमीबा या एक जीवाणु विषाणु से लेकर के मनुष्य तक सबसे विकसित जो जीव है जिसको मनुष्य कहा जाता है, ऐसी जीवों का विकास हुआ है। तो जैव विकास के लिए विभिन्नता का होना बहुत आवश्यक है, जो जनन से संभव है। अगला लिखी जाती है जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, यानी कोई भी जाति अपने मृत्यु के पहले अपने ही समान जीवों को जन्म देती है। अगला कह सकते हैं कि जनन द्वारा जनसंख्या का संगठन का कार्य होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है, शिशु वाली अवस्था आती है। इसके बाद कुछ संख्या जो होती है वो आप कह सकते हैं
नवयुवकों की होगी, फिर वयस्कों की होगी, उसके बाद कुछ प्रौढ़ युवकों की होगी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक बैलेंस या कह सकते हैं कि संतुलन बना रहता है। इसके बाद हम जानते हैं कि अब हम पढ़ेंगे आपके जनन के प्रकार, यानी जनन कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः जनन जो है वो आप लिखे जाता है कि जनन दो प्रकार से पढ़ते हैं, यानी पहला आपको पता होगा अलैंगिक जनन और दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो लैंगिक जनन जो होता है अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें लिखा जाता है, इसे सामान्य रूप से एकल जीव जनन के नाम से भी जानते हैं, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही जीव यानी एक ही जनक भाग लेता है और वह एक या एक से अधिक संतानों को उत्पन्न करता है। ऐसी संतानें जो कि बिल्कुल हूबहू दिखने में यानी आकार में, लक्षण में और आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल समान होती है, या इसके लिए एक शब्द लिखा हुआ है आपके किताब में यहाँ पे, जिसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। ये आप पे मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, सॉरी, ये है ये। तो यहाँ पे एक शब्द है क्लोन, इसका अर्थ होता है हूबहू, सेम, जैसे हम फोटोकॉपी मशीन से पेपर की फोटोकॉपी करते हैं जो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये क्लोन शब्द का अर्थ होता है कि जो जनक हो और उत्पन्न होने वाली संतान हो बिल्कुल एक जैसी हो। अब हम जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है ये भी, इसके भी कई प्रकार होंगे, यानी कि ये कई प्रकारों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले इसके प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधि में, तो पहला हम पढ़ते हैं द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वही चीज़ है। तो द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन यानी कि किसी एक कोशिका का दो कोशिकाओं में बढ़ जाना। ये सामान्यतः प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों में, जैसे कि अमीबा यानी एक कोश की जीव हैं पर यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो ये एक कोश की जीव हैं जिनमें कोशिका, यहाँ अमीबा का डायग्राम बना हुआ है, ये एक कोश की जीव हैं जिनमें क्या होता है, इनमें इनका केंद्रक शुरू में क्या होता है, बीच में से इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और अंततः केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी यानी केंद्रक का बढ़ना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक अमीबा से अंत में दो आपको संतति अमीबा प्राप्त हो जाते हैं। अमीबा के संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य होते हैं वो अनिश्वर होते हैं, यानी कि अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कोशिका जब दो में बट गई तो इनके जनक का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं वो अनश्वर है, इमोर्टल है। ओके, नेक्स्ट आपका दूसरी जो विधि है वो लिखी जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, द्विविभाजन में बाइनरी फिशन में अमीबा के अलावा पैरामीशियम में भी ये पाई जाएगी और यूग्लिना में भी। अमीबा और पैरामीशियम में जो आपका द्विविभाजन होगा ये अनुप्रस्थ होगा और यूग्लिना में ये लंबवत होता है, इतना अंतर होगा। अगला देखेंगे हम, दूसरा होता है बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजाणु होते क्या हैं। तो बीजाणु जो हैं वो लिखे जाते हैं कि ये एक कोश की पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं जो अंत में अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं यानी अलैंगिक जनन, सामान्यतः जो निम्न कोटि के पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे शैवाल हो गए, कवक हो गए, उनमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। विकसित पौधों में ये कम दिखते हैं या नहीं पाए जाते हैं। उनमें अलग से वो बड़े जो पौधे होते हैं, विकसित पौधे, वो लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। तो एक शैवाल है जिसे हम यूलोथ्रिक्स के नाम से जानते हैं। उनमें मुख्यतः बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु कई तरह के होते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणुओं में के सिरों पर क्या होते हैं, दो फ्लैजला पाए जाते हैं, धागी जैसी संरचनाएं, जिसके माध्यम से ये पानी में तैरते हुए क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो अचल बीजाणु होते हैं वो एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं, इसलिए हम इसे अचल बीजाणु या सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर के नाम से जानते हैं।
अगला है कोनिडिया निर्माण। तीसरी विधि आपकी है अलैंगिक विधि में कोनिडिया निर्माण। कोनिडिया निर्माण यहाँ आपके दे रखी है। कोनिडिया निर्माण आपकी पाई जाती है ये, यानी कि पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम कवक है, इनमें कोनिडिया ये जो बन रहे हैं, ये कोनिडिया सिरे पर इस प्रकार से गोल संरचनाएं बनती जिन्हें कोनिडिया के नाम से जाना जाता है। ये कोनिडिया निर्माण द्वारा कवक जो है वो अपनी जनन करते हैं। इनमें भी क्या होता है, केंद्रक जो है यानी कोशिका द्रव्य सिकुड़ कर इस प्रकार से गोलों का रूप ले लेता है, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। इन संरचनाओं को, गोल संरचनाओं को, इनमें केंद्रक पाया जाता है जो बाद में मातृ पौधे से अलग हो जाती हैं, और ये सभी कोनिडिया बाद में अंकुरित होकर नए पेनिसिलियम पौधे का निर्माण करते हैं। क्योंकि कवक को हम पौधों में ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पौधे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगला आपका है मुकुलन। मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग जो है, अगर जंतु का उदाहरण देखें तो ये आपका हाइड्रा जंतु, आपका संघ लिखा जाता है सिलिंट्रेटा, हाइड्रा जंतु में आता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है यीस्ट। बडिंग जो है मुख्य रूप से इसमें भी देखने को मिलती है, किसमें, यीस्ट में। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है, शेष सभी कवक जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय कवक में यीस्ट यानी खमीर का नाम आता है, जिसमें इस प्रकार से सिरे पर गोल संरचनाएं बनती जिन्हें कलिका कहते हैं। इनमें केंद्रक होता है और ये कलिकाएं क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार से एक या एक से अधिक 4-5 कलिकाएं भी सिरे पर जुड़ी रहती हैं और अलग नहीं होती, तब हम इसे सूडोमाइसीलियम के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है आपकी, जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन जो है ये स्पंज में पाया जाता है, यानी पोरीफेरा संघ का सदस्य है, ये जंतु है। इनमें क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में इनका कोशिका द्रव्य कई भागों में बढ़ जाता है और इस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाओं का रूप ले लेता है, जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। ऐसी संरचनाएं पौधों में अगर पढ़ें तो फ्यूनेरिया नामक पौधा है जो ब्रायोफाइटा का सदस्य है, उसमें पाया जाता है। इनकी पत्ते और तने के अग्र भागों पर बहुकोशिकीय रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम कलिका के जेम्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके हुआ पौधों में, फ्यूनेरिया में पाया जाएगा। और जंतुओं में बात करें तो ये स्पंज यानी कि आपके स्पंजों में, पोरीफेरा के सदस्यों में पाया जाएगा। अगला जो विधि है अलैंगिक विधि, वो है खंडी भवन। आप द्विविभाजन और खंडी भवन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्विविभाजन को बाइनरी फिशन कहते हैं, खंडी भवन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडी भवन मुख्य रूप से पाया जाता है, ये आपके स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ये शैवाल ने स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, ये सभी कैसे हैं, तंतु यानी धागे की संरचना, लंबवत संरचना वाले शैवाल होते हैं, जिनमें क्या होता है, और खंडी भवन जो है बहुकोशिकीय जनकों में पाया जाएगा, जबकि द्विविभाजन ये एक कोशिकीय जंतुओं में पाया जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, दोनों में होती एक ही चीज़ है, शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। खंडी भवन में, फ्रेगमेंटेशन में, इनका शरीर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन यानी रीजनरेट करके एक अलग अलग वयस्क संतति के रूप में बदल जाता है। लास्ट आपका जो मेथड है वो पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन के रूप में जाना जाता है। रीजनरेशन का मतलब होता है शरीर का कोई एक टुकड़ा यानी छोटा टुकड़ा, उसमें भी इतनी क्षमता होती है कि वो पूरा शरीर का निर्माण करे। इस प्रकार की क्षमता अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखा जाता है। प्लेनेरिया जो है ये प्लेटीहेल्मिंथ का सदस्य है और प्लेटीहेल्मिंथ में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन पावर बहुत पाई जाती है। अमीबा में भी है, आपने देखा होगा रीजनरेशन पावर, यानी आपने लिजार्ड वगैरह की पूंछ में भी देखा होगा। हमारे लीवर में भी रीजनरेशन पावर है, यानी कि सेल्स जो होती हैं वो अन्य सेल्स का निर्माण कर सकें, यानी नया टुकड़ा बना सकें। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि अगर किसी प्रकार से इनके शरीर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए या टूट जाएं, तो इन जिस भी टुकड़ों में केंद्रक का थोड़ा भी अंश बचा होगा वो पूरा वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाता है। इस प्रकार से ये नष्ट नहीं होते हैं और अपनी नई जीव की उत्पत्ति इस विधि से भी करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने लगभग अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ लिया। अगला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो जीवों यानी दो जनकों की आवश्यकता होती है।
लैंगिक जनन जो होता है ये मुख्य रूप से इनमें दो जनक, एक नर और एक मादा के रूप में जाने जाते हैं। जो नर जनक होता है इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे गैमेट कहते हैं, और मादा में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। जिन अंगों में ये निर्माण होता है इन्हें जनद अंगों के नाम से जानते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स। नेक्स्ट पार्ट जो होते हैं नर और मादा, पुष्प और जंतुओं में बात करें तो इन नर अंगों का और इन नर जो कोशिकाएं हैं इनका नामकरण अलग अलग है। यानी कुछ लैंगिक कोशिकाएं होती हैं जो नर का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कुछ मादा कोशिकाएं होती हैं जो मादा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इनका निर्माण इन्हीं अंगों में, नर या मादा अंगों में होता है। इसके फलस्वरूप अंत में ये नर और मादा कोशिकाएं मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, लैंगिक जनन में बनने वाली जो लैंगिक कोशिकाएं होती जिन्हें हम गैमेट कहते हैं या युग्मक कहते हैं, इन युग्मक के अगर हम आनुवंशिकता देखें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी n होगी, हैप्लॉइड होंगे, और इनसे जो बनने वाला युग्मनज होगा, जाइगोट होगा, वो फलस्वरूप 2n होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। तो ये तो बहुत ही मोटी मोटी सी बात होगी लैंगिक जनन की। इसके पहले एक चीज़ और है जिसे हम कायिक जनन के नाम से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं, वर्धिक, या हम कह सकते हैं वर्धिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन जो है एक तरह से हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन की ही विधि है, क्योंकि इसमें भी एक जीव से या शरीर के पौधे के किसी एक भाग से ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पौधे के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या अन्य भागों से कि संपूर्ण पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले दिन हम कायिक प्रवर्धन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।